कहते हैं 80 के दशक में जब वो त्रासदी हुई जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी खासकर हम बात करें कश्मीर में, जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए और उसी दौरान जो आगजनी हो रही थी वो खाली कश्मीर में नहीं हो रही थी, हम दोड़ा भद्रवाह की बात करें वहां पे भी हो रही थी। और उसी बीच एक शूरवीर है जिन्होंने वहां की कमांड संभाली और आज की डेट में भी भद्रवाह से अगर हम बात करें वहां से माइग्रेशन नहीं हुई। और उसके पीछे क्या वजह है कि वहां से माइग्रेशन नहीं हुई? हम बात कर रहे हैं, जी हां, हम बात कर रहे हैं शहीद रुचिर कुमार कौल की। आज द राइट न्यूज में हमारे साथ बात करने के लिए उनके सुपुत्र हैं आशीष कौल। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं उस समय के बारे में और इनके शहीद पिताजी के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका द राइट न्यूज पर। नमस्कार आशीष जी, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप बहुत छोटे थे, आप 90s में ही पैदा हुए जब हमारी आपसे बात हुई। क्या दौर था वो जिस दौर की हम बात करना चाहते हैं? रोहित जी, जैसे आपने अभी बात की कि कश्मीर में माइग्रेशन का माहौल बनाया जा रहा था जी। जैसे कश्मीर का अगर आप देखेंगे तो अराउंड 88 जो था ये बिल्कुल पीक पे था, 88-89 के आसपास पीक पे पहुंच गया था। तो ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा टॉर्चर किया गया, ये सब जो था सब जो पाक परस्त फोर्सेस थी उसमें लगी थी कि कैसे वो हिंदुस्तान के टुकड़े कर सके और हमारा जो कश्मीरी समाज है उसको आघात लाके वहां से भगाया जाए जी। और जब इन्होंने किया, इन्होंने वहां पे आप कश्मीर में देखेंगे तो सिलेक्टिव किलिंग्स की, वहां पे लोगों को डराना शुरू कर दिया, इनके मतलब जो इनकी नापाक जो क्वेश्चन है वो शुरू कर दी। इसमें इन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि एक तो सिलेक्टिव किलिंग्स की, दूसरा इन्होंने मतलब ऐलान करके लोगों को टॉर्चर करके डराना शुरू कर दिया जी। रिलीव चलियो या गिलियो, या तो हमारे साथ मिल जाओ या यहाँ से भाग जाओ या मर जाओ। तो एक ऐसा आतंक का माहौल वहां पैदा किया कि वहां पे कश्मीरी समाज को विवश होना पड़ा भागने के लिए। जिस समय माइग्रेशन हुई, अगर इसके आप ऑफिशियल आंकड़े देखेंगे, ऑफिशियल करीबन 3.5 लाख माइग्रेशन जो है वो कश्मीर से हुई है, जिसमें से 2.5 लाख के आसपास कश्मीरी समाज है, कश्मीरी पंडित है जी। करीबन 35,000 के आसपास सिख समाज, अन्य समाज में 42,000 और 3,000 के आसपास मुस्लिम समाज की रिकॉर्डेड माइग्रेशंस है। अब जो इनका मंसूबा था कि कश्मीर को जो कि देवभूमि नागभूमि थी उसको इस्लामिक करने का जी, तो इन्होंने माइग्रेशन से ऑलमोस्ट उसको अचीव कर दिया, क्योंकि घाटी को तो इन्होंने हिंदू विहीन बना दिया, कश्मीरी विहीन बना दिया। तो फिर भी ये वहां पे नहीं रुके। नेक्स्ट जो इनका मंसूबा था वो था डिस्ट्रिक्ट डोडा, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा। डिस्ट्रिक्ट डोडा में अगर आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, जिसकी आफ्टर बाइफरकेशन 3 डिस्ट्रिक्ट बने, डोडा, किश्तवाड़ एंड रामबन। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा से बने। तो 90s के टाइम में ये कॉमन डिस्ट्रिक्ट था, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। तो नेक्स्ट इनकी नजर वहां पे थी। डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी इन्होंने बिल्कुल सेम कश्मीर के तर्ज पे ये शुरू कर दिया। तो सबसे पहले 88 के आसपास भद्रवाह में एक घर में आग लगाई गई, फिर 88 एंडिंग एंड 89 में इन्होंने जो 90 के शुरू के दशकों में इन्होंने शुरू कर दिया वही कश्मीर वाला पैटर्न की, जिसमें जुलूस निकलने लगे, आजादी की मांगे उठने लगी, रेलियो गिलियो सेलियो वहां पे भी होने लगा। ये आप भद्रवाह की बात, ये भद्रवाह की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा। भद्रवाह से जब भी मैं डोडा की या भद्रवाह की बात करूंगा, मैं अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूंगा, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, ओके, इन सबको मैं डोडा लेके चलता हूँ जी। तो वहां पे भी जगह जगह पे ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले। वहां पे भी एक भय का जो था वह माहौल पैदा किया गया। अब जब ये सब कुछ हुआ, लेकिन इससे भी भद्रवाह का समाज जब रुका नहीं, राष्ट्रवाद समाज वहां के भद्रवाह के सर में जहां भी जाता हूँ एक चीज कि मैंने पूरा नॉर्थ इंडिया घूम लिया, लेकिन जिस लेवल का आत्मविश्वास मैंने जिला डोडा के लोगों में देखा वो मतलब अकल्पनीय है, वैसी कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब इस लेवल का आत्मविश्वास है। तो लोगों ने वहां पे रिटेलिएट किया, लड़ा उन चीजों से, उनके मंसूबे फेल हो गए। जब मंसूबे फेल हो गए, उनको दिखा कि जैसे हम चाहते हैं मास लेवल का वैसे हम यहाँ तो करवा नहीं पा रहे डरा के, तो उन्होंने उसको अपना जो प्रदर्शन था, जो उनका जो प्लान था, उसको एक स्टेप ऐड ले गए, उसको और उग्र कर दिया। तो अब उन्होंने भद्रवाह में क्या है कि किलिंग शुरू कर ली मास लेवल की। तो कश्मीर में सर जो माइग्रेशन हुई, कश्मीर में आप देखेंगे कहीं भी मास लेवल की किलिंग नहीं हुई, लेकिन आप डोडा, डिस्ट्रिक्ट डोडा, भद्रवाह में देखेंगे वहां ऐसी एक दो नहीं 50 से ज्यादा घटनाएं ऑन रिकॉर्ड है जहां मास लेवल की किलिंग्स हुई है जी। हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको पता है। मैं आपको 3-4 का बताता हूँ। पहला तो एक देखो, भद्रवाह में हिमाचल के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, चंबा के साथ जी। वहां पे 35 किलिंग्स इन ए सिंगल नाइट। अच्छा।
उन जो इनोसेंट किलिंग का क्या था रीजन कि वो हिंदू थे, मजदूर तबका था। एक ही रात में 2 जगह पे 35 किलिंग्स की गई, जिनमें से केवल एक लड़का बच पाया। बाद में एचएम ने उसको क्लेम किया, ऑन रिकॉर्ड है। आप विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं, गूगल में देख लीजिए, और अगर आप चाहे तो रिकॉर्ड्स में इसको चेक करवा सकते हो। आपको मुझसे ज्यादा पता कैसे चेक करना है। चापनाड़ी करके जगह पड़ती है, वहां पे ऐसा मास्केर होता है, बारात की गाड़ियां होती, बारात की गाड़ी को रुकाया जाता है, पूरी की पूरी बारात को मार दिया जाता है, 23 से लेकर 25 किलिंग की जाती। उस पूरे इंसिडेंट में 2 जो लोग हैं वो बचते भी हैं, उनसे मेरी टेलीफोनिकली बात भी हुई है। अच्छा जी। आशीष जी, लेकिन आमतौर पे जब देखा जाए तो हमेशा कश्मीर ही हाईलाइट हुआ है, कश्मीर की मैसेकर जो हुआ है वो हाईलाइट हुआ है। मुझे लगता है कि भद्रवाह में जो ये अब बात कर रहे हैं, डोडा में जो हुआ है, इसके बारे में कम लोगों को पता होगा और उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो आप इसके बारे में और आगे क्या बताएंगे? सर, कश्मीर का भी जो है माइग्रेशन एक हमारे कश्मीरी समाज में नहीं बल्कि पूरे देश पे, पूरे हिंदू समाज पे एक बहुत बड़ा धब्बा था। माइग्रेशन ने न केवल पूरे भारत को हिलाया बल्कि पूरे विश्व को हिला के रख दिया। सर, मुझे नहीं लगता कि माइग्रेशन से बड़ा दर्द कोई और हो सकता है। लेकिन इसमें भी सर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये कश्मीरी समाज ही है कि जो माइग्रेशन के बाद आज भी आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं भी जाए, टॉप लेवल पे आपको कश्मीरी लोग मिलेंगे। ये वही समाज है जिसने खुद को फिर भी स्टैंड किया अपने बुद्धि बल से। अदरवाइज कोई और समाज अगर माइग्रेट होता, सर मैं ये ओपनली कहता हूं कि वो समाज रोहिंग्या वालों की तरह दर बदर फिर रहा होता। ये कश्मीरी समाज ही है जिन्होंने गेस्टेड जॉब्स भी ली, कंपनियों के सीईओ तक बन के बैठे, और यहाँ इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोब में जी ये पावर थी कश्मीरी पंडित। जी बिल्कुल, ये सत्य बात है कि कश्मीरी पंडित ही एक ऐसा समाज है जो कि अपने पांव पे खड़ा है और पूरे विश्व में अलग अलग कंपनीज में, इवन आप गूगल की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे ग्लोब में आपको कश्मीर मिल रहे। हम अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि हमेशा ये कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित डरपोक है। डरपोक कश्मीरी पंडित नहीं है। अगर आप इतिहास की बात करें तो इतिहास में पंडित बीरबल दर जैसे जी जानना चाहेंगे आशीष जी आपके शहीद फादर साहब के बारे में। सर, पहले तो एक बात कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि कश्मीरी कम्युनिटी को ऐसे डरपोक देखा जाता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीरी कम्युनिटी भी मार्शल है। जैसा काम कश्मीरी कम्युनिटी ने उन हालातों में किया है, रिमार्केबल है जी। अगर कश्मीरी कम्युनिटी मार्शल ना होती तो टीकालाल तपलू जी शहीद ना होते। आप देख ले, प्रेमी जी और उनके बेटे को फांसी पे लटकाया जाता। बिल्कुल। गिरजा जी के साथ या धर मैडम के साथ रेप करके उनका हत्या नहीं की जाती। अपने जस्टिस नीलकंठ जी गंजू, उनकी किलिंग नहीं होती। अगर वो डरपोक होते, जब अगर आपने सुना होगा उनकी किलिंग जब होती है, उनको गाड़ी फॉलो करती है, उनके साथ में उनके रिलेटिव बैठे हुए हैं। अगर वो डरते तो भाग जाते, लेकिन वो डरते नहीं। वो भी अपना आप को बलिदान करने के लिए तैयार थे। जी। उन्होंने उनको बोला कि मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे मारेंगे, आप यहाँ से निकल जाओ। जब वो नहीं माने, लास्ट माइल पे वो क्या करते हैं, गाड़ी खोल के खुद उतर जाते हैं, खुद वॉक करते हैं और मिलिटेंट को शूट करते हैं। तो डरपोक लोग ऐसा नहीं करते। ये वही मार्शल लोग हैं जो अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। वही लोग ऐसा जो है बलिदान देते हैं। जी। तो मार्शल्स है। और उसके बाद जैसे मैं अपना आपको बताता हूँ कि जैसे हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कश्मीरी कम्युनिटी जो है इसने शुरू से सर समाज को देना सीखा है। मेरे 4 फादर्स भद्रवाह में सेटल हुए। कब आए मैं, तो मेरी जो दादी थी, परदादी मेरे 4 फादर्स जो है मोस्टली एजुकेशन बैकग्राउंड के रहे हैं जी। तो मेरी परदादी श्रीमती सुखमाली कोल भद्रवाह की लेडी टीचर पहली रही। भद्रवाह में पहला लेडीज का स्कूल उन्होंने शुरू किया और जहां पे वो गर्ल्स को पढ़ाया करती थी, वहीं पे आज के समय में वर्तमान में भद्रवाह का गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी, उसी जगह पे है, बना हुआ है। तो कश्मीरी कम्युनिटी ने शुरू से दिया ही है समाज को जी। मेरे दादाजी वो भी टीचर रहे। तो फादर मेरे जो थे सर, फादर का जन्म हुआ है 1958 में, जुलाई 28। तो फादर जो थे मेरे शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अच्छे स्वयंसेवक थे। भद्रवाह के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ थे। मतलब सर उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का ऐसा जज्बा था, ऐसी आग थी कि वैसी मतलब वो बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। जो भी लोग मतलब पिताजी से मिले हैं तो वो आज तक उन्हें नहीं भूल पाए, ऐसी छाप उन्होंने मतलब उन पे छोड़ दी। जी, आपने उस टाइम क्या सुना कि जब वो आगजनी हो रही थी कश्मीर में भी, वहां पे भी शुरू हो चुका था, तो फिर आपके पिताजी ने उस टाइम पे क्या स्टैंड लिया? तो सर जब कश्मीर से आगजनी होनी शुरू हो गई तो वहां से तो प्लान करवा लिया। नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट शिफ्ट हो गया डोडा पे। डोडा में भी सेम आगजनियां शुरू हो गई, सेलेक्टिव किलिंग शुरू हो गई। तो अब क्या उसमें क्या है सर कि मास किलिंग जो मैंने आपको बताया कि गाड़ियां जाती हैं, गाड़ियों को मार देते हैं, गाँव के गाँव मार देते हैं, ऐसा होना शुरू हो गया।
फिर उसके बाद घरों में जाकर चोरियां डकैतियां ये वो शुरू हो गई। तो उस समय पे कोई ऑप्शन नहीं था जी। तो उस समय में क्या था कि पिताजी ने एक डेडिकेटेड फोर्स तैयार की अपने लड़कों की, अपने समाज को संगठित किया। जी। पिताजी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही साथ था जो सब ये संभव हुआ। कई साइलेंट फोर्सेस थी, कई साइलेंट भद्रवा की फोर्सेस जिसमें पुराने लोग हुए। पंडित ओमकार जी थे, ठाकुर सुरजीत सिंह जी थे, भूमि काटल जी थे, अपने ये थे क्या कहते हैं इसको, फकीर चंद्र राजदान जी थे, केशव राम जी थे, ऐसे अनेकों नाम है जो मैं लूंगा नहीं, जो बैक एंड से चुपचाप लगे रहे, जिन्होंने समाज को संगठित किया और युवाओं का मार्गदर्शन भी किया, आत्मबल भी बढ़ाया। जी। उसी आत्मबल बढ़ाने से और जो मार्गदर्शन हुआ तो पिताजी का क्या था कि सभी लोगों में अच्छा खासा जो था उनके लिए प्रेम भाव था। लोग उनकी सुनते थे तो काफी ज्यादा विख्यात हो गए थे लोगों में। हर एक तबका समाज का पिताजी के साथ क्लोजली एसोसिएटेड था। तो क्या था कि लोगों को उन्होंने संगठित कर दिया। अब उन्होंने उस समय में सोचा कि इस समय में क्या करना पड़ेगा हमें, कि अगर तो भद्रवा को बचाना, या तो माइग्रेशन करनी है जी, अगर बचाना है भद्रवा को तो भद्रवा में रह के हमें लड़ना पड़ेगा जी। लड़ने के लिए हथियार तो थे नहीं, तो उस समय में जो भी बेस्ट पॉसिबल साधन थे, कोई डंडा हाथ लगा, कोई देसी बंदूक हाथ लगी, मेन हथियार नहीं था सर, मेन था संगठन शक्ति। जी। तो जब हम संगठित हुए, जो भी हथियार हाथ लगा, हमने मिलिटेंटों के आधुनिक वेपन, ऑटोमेटिक वेपन से हमने लड़ा। वहां से AK-47, यहाँ से देसी लाठी डंडे, लेकिन लड़ा। जी। और जब हमने रिएक्शन देने शुरू की, जब पूरा समाज संगठित हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको भी मुंह की खानी पड़ी, और जो उनका मंसूबा था वहां से पलायन करवाने का, वो उस मंसूबे में फेल हो गए। जी, जी। इस लेवल का हमने वहां देखा। और सर इसमें एक चीज अगर आप देखेंगे, VDC का मैं जिक्र करूंगा। VDC का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा को बचाने में। मैं तो कहता हूं सर कि VDC जो है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, नंबर्स की टर्म में भी और वेल इक्विप्ड हथियारों की टर्म में भी। अगर VDC हमारी वेल इक्विप्ड होती तो आज 2023 में हमें रजौरी डांगरी में सामूहिक हिंदू नरसंहार देखना मिलता। जी। अभी हमने देखा पिछले साल ही रजौरी में, डांगरी में, बिल्कुल लास्ट ईयर हुआ, वहां पे भी हिंदुओं का गांव में आके रात को 9 से 10 हिंदुओं को मारा गया, 14 से 15 जख्मी थे। आज के समय में 2023 में तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार अभी भी इन चीजों को सीरियस नहीं ले रही है। जबकि 90 से और कश्मीरी माइग्रेशन को देखते हुए सरकार ने VDC को एक्सट्रीमली स्ट्रेंथन एंड वेल इक्विप्ड करना चाहिए था। VDC का सर मैं जिक्र करूंगा कि VDC का क्या रोल रहता है। जी सर, जब भद्रवा से माइग्रेशन का माहौल बना हुआ था तो कुछ लोग जो फार फ्लंग गांव के थे वो निकल भी रहे थे वहां से। VDC की डिमांड हुई, लोगों को VDC दी गई। सर वो ऐसा समय था जिस समय में खुद को हिंदू कहना भी अपना डेथ वारंट खुद साइन करना होता था। या आपने हिंदू कह दिया तो आप समझो आप हिट लिस्ट में हो, वैसा था। वैसे में माहौल खराब है, VDC हमें मिल जाती है। जब VDC मिलती है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिटायर्ड वेपन .303 हमें दिया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लोगों ने उससे लड़ा है और उससे आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए हैं, एक दो बार नहीं, हजारों बार। अब सर जब आप गांव के भोले भाले किसान, माना कि उनमें जज्बा है, उनमें आत्मविश्वास जागृत है, उनको हथियार देते हो तो उनको ट्रेनिंग भी देनी, हथियार चलाना भी सिखाना है। जब एडमिनिस्ट्रेशन से या लोकल पुलिस से कहा जाता है कि भाई ट्रेनिंग दो, वो लोग हाथ खड़े करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो डर है कि अगर हम इनको ट्रेनिंग देते हैं कहीं हम पे अटैक ना हो जाए। उस समय में संगठित समाज का क्या कर्तव्य होता है और उनकी जो दृष्टिकोण कैसा होता है। हमारे भद्रवा के लोगों ने खुद गांवों में उनके लिए, उदराना गांव में कैंप लगा, कैंप में सामूहिक भोजन बना, उन लोगों के लंगर की व्यवस्था हुई। 100 लोगों को हम लोगों ने खुद ट्रेंड किया जी, उनको हथियार चलाने की। जब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते ऑर्गेनाइज, खतरा है, क्या पता क्या हो जाए, तो हम लोगों ने खुद उनको ट्रेनिंग दी है जी। हम लोग उनसे खड़े रहे हैं और जब हम लोगों ने उनको ट्रेन किया, फिर वही लोग ऐसे मार्शल बने जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन तक आतंकवादियों से लड़ा है। मैं पहले भी कई जगह पे मैं इसका जिक्र करता हूँ, आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा कि भद्रवा में एक मंथला गांव पड़ता है, एक बेल्ट ऑफ हिंदू गांव है जिसमें 4-5 हिंदू गांव पड़ते हैं। जी जी। आतंकवादी अटैक करते हैं 2-3 की संख्या में नहीं, 40-50 की संख्या में गांव पे अटैक होता है। VDC कंटिन्यू रात से मोर्चा संभालती है, 2-3 दिन तक मोर्चा संभालती है, गांव में एक भी कैजुअल्टी नहीं होने देती, एक भी आतंकवादी को गांव में नहीं घुसने देती। आतंकवादियों के छक्के छूटते हैं, उनको भागना पड़ता है। जी, आपने जिक्र भी किया था हमारे साथ की एक 13 साल शायद, वो भी सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल, वो होता है भद्रवा में अटखार में एक गांव पड़ता है, अटखार भी रीजन है, वहां पे सरतिंगल गांव पड़ता है। आतंकी रात को हमला करते हैं कि भाई यहाँ हमला करेंगे, लूटपाट करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे और निकल जाएंगे। केवल 2 भाई मनास 2 भाई थे, इंद्र मनास जी और वो मनास ब्रदर्स, वो 2 भाई पूरी रात मोर्चा संभालते, उनको गोली भी लगती है,
पूरी रात दो भाई मोर्चा संभालते हैं, मिलिटेंटों को भागना पड़ता है, कुछ नहीं कर पाते। हथियार हाथ में हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल। एक गांव पे, डिस्ट्रिक्ट डोडा में गांव पे अटैक होता है, गांव की वीडीसी रात भर लड़ती है, सुबह तक कंटिन्यू फायर करती थी, बैक फायर करती रहती, मिलिटेंटों को, आतंकवादियों को अपने गांव में नहीं भरने देती, अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित रखती है। सुबह जब आर्मी पुलिस पहुंचती है, सबके सब वीडीसी वाले मारे जा चुके, केवल एक 13 साल का लड़का जो अपनी जगह पोजीशन बदल बदल के पूरी रात फायर करता रहा, लेकिन आतंकवादियों को गांव में घुसने नहीं दिया। यह पावर थी वीडीसी की। तो राष्ट्रभक्त समाज, वेल इक्विप्ड समाज, और जिस समाज को एक सूत्र में पिरो के रखा जाए और एक मार्गदर्शन हो, तो वो समाज रिटेलिएट करता है। और यही कारण है कि नहीं, मतलब माइग्रेशन नहीं होने दी। फिर जब ऐसा सब कुछ हो गया, तो अब जब सब फोर्सेस फेल हो गई। मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा दर्शकों कि मैं भावुक भी हो रहा हूं, क्योंकि जितना सुनने में ही आसान लगता है उतना आसान नहीं है। कैसे इन्होंने लड़ा, कैसे इन्होंने वहां पे रिटेलिएट किया, और आगे की जरूर सुनेंगे इनसे, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि द राइट न्यूज पे आप ऐसी कहानी सुन रहे हैं जो सत्य घटनाओं पे आधारित कहानी है। जी आशीष जी। तो अब जब ये सब हो गया, उन्होंने देखा कि यहाँ का समाज तो जागृत हो गया है, हर मंसूबा फेल हो गया, अब तो ऐसा लगा नहीं, लोग मिलिटेंटों से भी लड़ने लगे, डर तो है नहीं, तो अब माइग्रेशन कैसे करवाएंगे। तो सिलेक्टिवली किलिंग शुरू कर दी। डोडा में संतोष ठाकुर जी एडवोकेट थे, पूरे हिंदू समाज की कमान संभाले हुए थे। डोडा की आबादी उस टाइम अगर आप देखेंगे सर, तो वहां पे सिटी में रेशो बहुत कम था, 90 और 10 के अराउंड। हिंदू पॉपुलेशन 10% के आसपास ही रही होगी। उस समय में पूरे समाज का नेतृत्व किया, उनको एलिमिनेट करवाया गया। प्री प्लान तरीके से वो डीसी को लिखते रहे कि मेरे को जान का खतरा है, बाई नेम देते रहे कि मुझे इन लोगों से खतरा है। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनकी माता बेचारी बाद में रोती रही, गुहार लगाती रही, किसी ने एक्शन नहीं लिया। उनकी किलिंग होती है 92 के आसपास। डोडा में आप इनकी, संतोष ठाकुर जी की, किश्तवाड़ में सतीश भंडारी जी विश्व उस टाइम में हिंदू रक्षा समिति के प्रधान थे जम्मू कश्मीर के, किश्तवाड़ में उनकी हत्या की जाती है। उनपे भी पहले मल्टीपल अटैक होते हैं, वो नहीं होते। उन्होंने भी किश्तवाड़ के पूरे समाज का मनोबल बढ़ाया हुआ था, किश्तवाड़ की पूरी कमान संभाली हुई थी। किश्तवाड़ से उनको एलिमिनेट किया जाता है, वहां पे भी ये लोग नहीं रुकते हैं। मेरा सर एक ही चीज है कि मैं देखता हूं कि अगर कश्मीर में आतंकवाद इतना ज्यादा हमें आघात पहुंचाता है कि हमारी माइग्रेशन करवाता है, उस समय सरकार की कितनी आंखें खुल जानी चाहिए कि इस लेवल की फोर्सेस लगती कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतलब कश्मीर की माइग्रेशन अगर सरकार की आंखें खुलती तो जम्मू कश्मीर के उसके बाद आज तक 2024 तक एक भी हत्या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको तो सबक मिल चुका था, लेकिन सरकार ने उससे कुछ नहीं सीखा जी। अब सतीश भंडारी जी की भी किश्तवाड़ में हत्या हो जाती है। नेक्स्ट टारगेट उनका होता है पिताजी का भद्रवाह में जी। तो पिताजी का जो है वो हुआ 7 जून 1994 मंगलवार के दिन सुबह 7:30 के आसपास। और पिताजी से पहले का एक छोटा सा और मैं सुनाऊंगा। बिल्कुल। भद्रवाह में स्वामीनाथ काटल जी हुए। भद्रवाह के साथ ही गांव पड़ता है 3-4 किलोमीटर पे, गांव का नाम है मोंडा। उनपे पहले भी अटैक हुआ, तो लोगों ने उनको, जब उनको पहले अटैक हुआ, उनको बाहर शिफ्ट किया गया, उनके पीएसओ में शहीद हुए थे, तो यहाँ पे वो आईसीयू में रहे, उसके बाद वो रिकवर हुए, फिर भी भद्रवाह है। तो लोग लगे बोलने कि आप तो हाई लिस्ट में, आप छोड़ दो भद्रवाह, यहाँ मत आओ, आप थोड़ी देर जम्मू में रहो, ये वो, लेकिन वो नहीं माने। तो वो एक शब्द हाँ कहते रहते थे हमेशा कि फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, जल मरे इसी के साथ। भाई जब मैंने इसी भद्रवाह में रहा, यहीं रहा हूँ, यहीं मैंने खाया पिया, सब कुछ इन्हीं संसाधनों का, इसी प्रकृति का मैंने सेवन किया है, तो मेरा फर्ज है कि इसी के लिए जान दूंगा, मैं भद्रवाह नहीं छोड़ूंगा। वो वापिस आए, दूसरी बार फिर उन पे अटैक हुआ, उनकी किलिंग हो गई मेरे पिताजी से 7-8 दिन पहले जी, शायद 30 मई के आसपास। अब आता है पिताजी का। तो 7 जून की पिताजी भी बस वैसे ही टारगेट में थे। 7 जून के आसपास सब सुबह आ जाते हैं खेत में काम करने, खेत में काम कर रहे होते हैं। तो मेरे पिताजी और मेरी माता जी 7 जून 1994 29 साल पहले, माता जी बिल्कुल साथ में खेत में काम कर रही हैं। दूसरे मेरे चाचा जी हैं या ताए वगैरह, वो भी ऊपर खेत में काम कर रहे हैं, थोड़ा 200-400 मीटर 500 मीटर ऊपर, वो वहां कर रहे थे। अब जब वो काम कर रहे हैं तो माता जी को दिखा आगे से कुछ लोग आ रहे हैं मजदूर के भेष में। उनको थोड़ा डाउट हुआ, तो उन्होंने पिताजी को कहा कि ये आ रहे हैं, मुझे ठीक लग रहे हैं, देख रहे हैं, आप एक काम करो, यहाँ से निकलो, ये देख रहे हैं। हालांकि बॉडीगार्ड साथ थे, लेकिन वो बॉडीगार्ड पिताजी ने साथ नहीं लिए थे, अकेले ही थे, घर के आसपास काम कर रहे थे। जब वो लोग बिल्कुल सामने आए तो माता जी ने जब कहा जाने का, पिताजी का कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करो आप थोड़ा साइड में जाके वहां पे काम करो। तो उन्होंने खुद से दूर कर दिया माता जी को। वो लोग सामने आए जैसे ही, तो उन्होंने एकदम फायरिंग शुरू कर दी। तो 18 से 20 गोलियां पिताजी को 47 की लगी, सबकी सब सीने में। पिताजी ने पीठ नहीं दिखाई, खुद खड़े रह के। पिताजी का 18 से 20 गोलियां। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा,
1 गोली 2 गोली नहीं, 18 से 20 गोली। जी। तो ये सब माता जी के सामने हुआ। तो जब माता जी ने देखा तो वो अनकॉन्शियस हो गई, लेकिन उस टाइम घास काट रही थी तो हाथ की दराटी से उन्होंने उसको मारा था आतंकवादी को, उसको यहाँ पे कट भी लगा था, तो वहां पे पिताजी शहीद हुए। तो पिताजी का एक चीज थी, वो शुरू से ही बोलते थे कि भद्रवा को बचाने में, जिला डोडा को बचाने में मेरा बलिदान लगेगा। ये उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने कई जगह ऐसा कहा उन्होंने शुरू से। मेरे दादाजी मुझे सुनाते हैं कि कई बार जब मैं समझाता था उसको, फिर एक बार उसने मुझे बिठा के बोल ही दिया कि मेरे बिना ये आंधी नहीं रुकेगी, मेरे को बलिदान करना ही पड़ेगा अपना आप। तो मतलब वो पहले से इस चीज के लिए तैयार थे। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब उन्हें पता था कि उन पे खतरा है, वो टारगेट पे हैं, उन्हें उनके पीछे लगे हुए हैं वो लोग, लेकिन उसके बावजूद भी वो भद्रवा छोड़ के नहीं गए, अपने मिशन पे लगे रहे। अदरवाइज वो चाहते तो वो शिफ्ट भी हो सकते थे। बहुत बार उनको लोगों ने कहा, वहां से घर वालों ने कहा, जो लोग थे वो कहते थे कि थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाओ, जैसे थोड़ा नॉर्मल होगा फिर वापस आ जाना। कहते थे मेरे को क्या शिफ्ट होने में, अपनी दुकान है, सब कुछ समेट के निकल जाऊंगा। लेकिन जो ये मेरा हिंदू समाज है, जिसको मैंने माला के मोतियों की तरह पिरो के एक हार बनाया है, तो अगर मैं यहाँ से चला गया तो इसको कौन संभालेगा फिर, कि मैंने इतनी मुशक्कत कर करके इनको जोड़ा है। ये सब बिखरे हुए मोती थे और इस हर एक मोती को जोड़ के मैंने आज एक बहुमूल्य हार बनाया है जी। तो अब अगर मैं इसको छोड़ के जाऊंगा फिर इनको कोई नहीं संभालेगा। तो बिल्कुल तैयार थे इस चीज के लिए। पिताजी पे वहां हम लोग साथ में, मेरे जो अंकल वगैरह ऊपर काम कर रहे थे, वहां पे गोलियां उन पे भी चलनी शुरू हो गई। तो पूरे भद्रवा में देखते ही देखते मतलब चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो गई। जब ये सब कुछ हुआ तो माता जी के सामने ये सब कुछ उन्होंने पॉइजन कंज्यूम कर लिया उस समय में, वो अनकॉन्शियस हो गई। आप खुद सोचिए कि मतलब उस परिवार पे या उस समाज पे वैसे में क्या बीती होगी। ये तो मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, जो मैंने आपको इतने सामूहिक नरसंहार बोले या किलिंग्स के बोले, तो उन घरों पे भी ये सब बीती होगी। तो माता जी ने पॉइजन खा लिया। अब वो जब पॉइजन कंज्यूम किया तो अनकॉन्शियस हो गई। उनको बाई एयर लिफ्ट किया गया। राजेश पायलट ने उस टाइम में उनको बाई एयर उठाया था। जम्मू रही आईसीयू में 6-7 महीने, 8 महीने, साल उनको रिकवर होने में लग गया। अच्छा, ये हालत रही। जब पिताजी की अंतिम यात्रा, शव यात्रा जा रही थी, शव यात्रा तक पे आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई, जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अच्छा, इतना कायरतापूर्ण मतलब व्यवहार, किसी की अंतिम यात्रा पे गोलियां बरसाना, इससे ज्यादा आप सोचो कि उस टाइम पे पुलिस कुछ नहीं होती थी। सर पुलिस थी, अब आर्मी पुलिस तो होती थी, लेकिन सर आप सोचें कि हर तरफ एक कश्मीर वाला वातावरण था कि भाई चारों तरफ आतंकवादी। उनका तो यही था ना कि भाई किसी भी तरह खाली करो, माहौल बनाओ कि डर के भाग जाए। ये तो उस समाज का है। मैं कहता हूँ कि जो वो भद्रवा का, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा का समाज वो है, हम सब उनके कर्जदार हैं उस समय के लोगों के। बिल्कुल, ये ऋण है हमारे ऊपर, और ये ऐसा ऋण है जो हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे। ना मैं चुका पाऊंगा, ना मेरी आने वाली पीढ़ी, ना उनकी आने वाली पीढ़ी। आप मुझे एक चीज बताइए जानकारी के लिए कि कितने हिंदू होंगे उस समय, आपके नॉलेज में, कि कितने हिंदू घर होंगे उस टाइम? हिंदू पॉपुलेशन तो उस समय में रही होगी भद्रवा में 30% के आसपास तो रही होगी जी। और गांव में तो ठीक था, गांव तो काफी हिंदू पॉपुलेटेड थे, लेकिन गांव के भोले भाले लोग, शरीफ लोग, गाय बैल चलाने वाले, भेड़े चलाने वाले गद्दी लोग, उन्हीं को टॉर्चर किया जाता। भद्रवा में तो हमने ऐसा भी देखा है कि गद्दी लोग गाय लेके गए या भेड़े लेके गए, वहां पे उनकी आंखें निकाल के, उनके शरीर के इंटरनल पार्ट्स निकाल के टुकड़े टुकड़े किया गया। 8-8, 10 डेड बॉडीज को तो हमने एक एक बोरी में डाल के लाया है। सामूहिक उनका संस्कार हुआ है, हमने ये तक वहां देखा भद्रवा में। और वैसे माहौल में भी लोगों ने लड़ा और भद्रवा को बचाया, ये तो गर्व की बात है हम सब। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे वो बलिदानी है, उनका ऋण है हमारे ऊपर, और भद्रवा का हिंदू समाज चाह कर भी खुद को उस ऋण से मुक्त नहीं कर सकता। ये हम पर भी है, मैं अभी भी कहता हूं हम पर भी है, हमारे आने वाली पीढ़ी और उनकी आने वाली पीढ़ी, जब तक भद्रवा में है तब तक हम पे उन बलिदानियों का ऋण रहेगा। जब तक हमने भद्रवा में जो भी बंदा जन्म लेगा, संघर्ष उसको करना पड़ेगा। संघर्ष करेंगे तो अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें वहां से अपने अस्तित्व को खोना पड़ेगा। और उसका एक ये सर, जो भी कौम अपने शहीदों को याद रखती है, वो शहीद उसकी जड़ों को ना सर नरिशमेंट का काम करते हैं। बिल्कुल। जो अपने शहीदों को, अपने पुरखों को भूल जाएंगे, इतिहास में वो मिट जाएंगे। बिल्कुल। तो उनको भूला नहीं जा सकता है। आशीष जी, अगर हम आज के समय की बात करें, आपसे जरूर जानना चाहेंगे, एक युवा है, क्या लगता है आपको कि आज के दौर में जो हालात हैं, चाहे हम डोडा की बात करें, भद्रवा की बात, कश्मीर की बात करें, कितना बदलाव आपको दिखता है? सर मौजूदा समय में चेंजेस तो बहुत आए हैं, और सर मैं इन चेंजेस का श्रेय नहीं किसी सरकार को देता या किसी को देता, ये चेंजेस हमने खुद लाए हैं। इसका जो भी श्रेय है हमारे हिंदू समाज को, हमें है। हमने लड़ा है, हमने अपना आत्मविश्वास जगाया है। जब हम खुद जागृत हुए हैं, जागृत समाज ने एक अच्छी सरकार का निर्माण किया है, और जागृत समाज ने ही ये परिवर्तन लाए हैं। जब जब समाज जागृत होगा, ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
सब कुछ अपने फेवर में है। वो मंसूबे जो कभी देखे जाते थे, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करेंगे, वो मंसूबे तो खत्म हो गए। आज ऐसा समय है कि अपना अस्तित्व बचाने की उनकी बारी आ गई है कि आज तो अब पीओके पे बातें होती हैं, या आजकल वो लोग डरते हैं कि कुछ एंटी नेशनल बोलना है तो 100 बार सोचते हैं कि बोले या ना बोले। लेकिन ये माहौल, ये सब कुछ हमने खुद बनाया, ये किसी ने नहीं। जब जब हम खुद को स्ट्रांग करेंगे, खुद जागृत होंगे, अपने समाज को जागृत करेंगे, तो हमें ये सब देखने को मिला गया। सर आज के समय में सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी भी जो है कई कई काम ऐसे हैं, हजारों काम ऐसे जो हमें करने पड़ेंगे। समाज को सर जागृत करना पड़ेगा इससे ज्यादा। और देखो सर, मास लेवल पे चेंज लाने में एक जागृत समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज माना कि हालात हमारे फेवर में है, लेकिन हालात पलटते देर नहीं लगती। जी जी। तो सर परिवर्तन लाने के लिए समाज को जागृत रहना बहुत आवश्यक है। सर इसमें मैं कहूंगा, जैसे अपने हिंदू समाज की मैं बात करूं तो सबसे पहले सर जाति से ऊपर उठना, जाति को हमें भूलना पड़ेगा। जब जाति से उठ के सभी अपना समाज, अपने जो हिंदू ये सब भाई हैं, जब हम जोड़ने की प्रवृत्ति पे आएंगे कि समाज को जोड़ना है, बिल्कुल, तो कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। सर एक आज आपके माध्यम से मैं ये चीज कहना चाहूंगा जो मेरे को लगता है हमारे समाज में ना सर 2-3 चीजें करने की आवश्यकता है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए मैं आपके माध्यम से अपनी माताओं बहनों से भी ये कहूंगा, अपने युवा समाज से भी और अपने पूरे हिंदू समाज से, कि जो मैं कहूंगा सर, अगर वो इसका 10% भी अपने रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल अपने चरित्र में 10% भी ले आए, तो सर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना नहीं सर, मैं कहता हूं कि पूरे ब्रह्मांड जो है वो पूरा ब्रह्मांड हमारा होगा। जी जी, उसमें कोई दो राय की बात है। अगर इसमें से 10% भी हर घर में फॉलो होता है, हमारा समाज 10% भी इसको कर लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवा परचम के नीचे होगा, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सर समाज में सीख लेने की बात है। सबसे पहले अपनी माताओं बहनों को मैं कहूंगा कि उनको माता जीजा का रोल प्ले करना पड़ेगा। जी, उनको पद्मावती का रोल प्ले करना पड़ेगा। मेरी जो बहनें हैं उनको हाडी रानी का रोल प्ले करना पड़ेगा। तो जीजा माता का क्या, जीजा माता ने शिवाजी का निर्माण किया है। शिवाजी खुद शिवाजी नहीं बने, शिवाजी का निर्माण किया गया। शिवाजी तो कोई राजा थे नहीं, शिवाजी का निर्माण किया गया कि दास्ता को छोड़ना है, जो आक्रांता मुगल आके राज कर रहे हैं इनको हटा के स्वराज्य स्थापित करना है, जी, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। और शिवाजी ने किया, क्योंकि उन पे ऋण था, कर्ज था, उनका निर्माण ही उस चीज के लिए किया गया था। तो माता जीजा का बहुत बड़ा योगदान। बचपन से लक्ष्य दिखा के रखा कि तेरा लक्ष्य है स्वराज्य लाना, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना, अपनी मातृभूमि का ऋण उतारना। उन्होंने उतारा। एक छोटी सी घटना, शिवाजी की माता मंदिर जाती हैं, शिवाजी 6-7 महीने के घर पे होते हैं, तो शिवाजी रोना शुरू कर देते हैं। अब रोना तो चुप नहीं कर रहे थे, तो वहां पे एक दासी थी, उसका भी बच्चा छोटा रहा होगा, तो शिवाजी को वो दासी उठा के लाती है, अपना दूध पिलाती है, शिवाजी चुप हो जाते हैं। जैसे ही जीजा माता मंदिर से वापस आती है, इस घटना का पता चलता है, 6 महीने के शिवाजी को जीजा माता उल्टा टंगा के मुंह में उंगली डाल के उल्टी करवा के वो दूध बाहर निकालती है। और दूरदर्शिता क्या है उनकी, वो सोचना क्या है कि जिस शिवा ने हिंदू स्वराष्ट्र का स्थापना करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दास्ता वाला दूध उसके दिमाग में दास्ता भर दे, कि कभी उसमें उसके रक्त में दास्ता आ जाए कि इसने तो राज्य करना है, स्वराज्य स्थापित करना है, इसमें दास्ता नहीं आनी चाहिए, तो वो उसको निकाल देते हैं। तो ये जीजा माता का रोल इस समय माताओं को प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने कहा 10% भी शिवाजी बन गया। अगर एक शिवाजी पूरे भारत में वो कर सकता है, 10% भारत की आबादी के शिवाजी पूरा ब्रह्मांड पकड़ सकते हैं। बहुत। हाडी रानी का सर एक छोटा सा जिक्र करूंगा अपनी बहनों के लिए, जी जी, और पद्मावती का। पद्मावती एक खिलजी अटैक करता है सिर्फ एक चेहरा देखने के लिए, लाखों की फौज मिलके भी पद्मावती का चेहरा नहीं देख पाती, खिलजी को चेहरा नहीं देखने देती। जौहर की अग्नि में हजारों रानियां जल जाती हैं, लेकिन चेहरा नहीं देखने दिया। राणा रतन सिंह रावल, विवाह होता है, विवाह के दूसरे दिन मेवाड़ से उनको आता है संदेश कि औरंगजेब, आलमगीर की सेनाएं जो अटैक कर रही हैं, लड़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, अदरवाइज मातृभूमि हाथ से निकल जाएगी। तो राणा जी हो गए टेंशन में कि अब क्या किया जाए, कल ही विवाह हुआ है, आज युद्ध करने निकलना पड़ेगा, तो अभी सोच ही रहे हैं। तो रानी ने देख लिया, रानी ने उनको कहा भैया युद्ध तो करना पड़ेगा, मातृभूमि को बचाना, मातृभूमि से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जैसे जैसे राणा को तैयार कर लिया, राणा है तो मार्शल है, युद्ध में उतरेंगे तो सामने कोई नहीं आएगा, लेकिन वही है कि कल विवाह हुआ, कोई भी नहीं जाएगा। तो राणा कहते हैं हाडी रानी को कि अपनी कोई निशानी मुझे साथ दो कि जिसको मैं पूरी युद्ध भूमि में गले से लगा के रखूं और मुझे
प्रोत्साहन में लड़ने का। तो रानी तो समझ ये मुंह में इस टाइम बंधे हुए हैं, निशानी गले में रही तो ये मेरा सोचेंगे, निशानी का सोचेंगे तो ये युद्ध क्या जीतेंगे, खुद तो मरेंगे, छोड़ो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मातृभूमि को कैसे बचाएंगे। तो हार्डी रानी अपना शीश काट कर थाल में डालती अपनी दासी के पास, संदेश हाथ में देती कि भैया ये लो, उनको दे दो। राणा रतन सिंह देखते हैं शीश तो खुद पे लज्जित होते हैं कि भैया मैं क्या था और मैं क्या कर रहा था। वही शीश गले में लटकाते हैं और युद्ध लड़ते हैं, मुगलों के छक्के छुड़ाते हैं, मुगलों को भागना पड़ता है, युद्ध जीत के आते हैं। तो कहीं ना कहीं बहनों को पद्मावती और हार्डी रानी बनना पड़ेगा। और तीसरा, पूरे समाज को, हिंदू समाज को महर्षि दधीची बनना पड़ेगा। समाज को कई बार निस्वार्थ देना भी पड़ता है, हर बार अपना स्वार्थ नहीं देखना सर। तो एक छोटी सी सर इस पे भी आपको मैं बताता हूँ जी कि असुर थे, असुरों का आतंक होता था जी। तो असुरों का शुरू से रहा है सर, आप वर्तमान में देखें जी या भूतकाल में देखें, तो असुरों का क्या रहता था, यज्ञों में, अनुष्ठानों में विघ्न डालना। जब जब यज्ञ अनुष्ठानों में विघ्न पड़ेंगे तो हमारा समाज कमजोर होगा, देवी जो देवी शक्ति है वो कमजोर होंगी। शुरू से इनका यही था। आपने देखा होगा शुरू में राम जी ने भी असुरों का वध क्यों किया, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठानों में भंग करते थे, तो जाके करते थे। तो क्या होता है कि एक असुर रहा, एक असुर ने क्या किया, तीनों लोग विजय कर लिए, पाताल भी जीत लिया, स्वर्गलोक भी जीत लिया, धरती भी जीत ली। अब जब जीता तो चारों तरफ उनकी वो मांसाहार की प्रवृत्ति, जानवरों को मारना, गौ हत्या, ये वो सब कुछ आम हो गया। जो भी यज्ञ अनुष्ठान ऋषि करते उनकी हत्याएं होने लगी, सारे यज्ञ अनुष्ठान भंग होने लगे। पूरे संसार में, पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। अब सब आए तो इंद्रदेव आए तो ब्रह्मा जी के पास गए, ये ब्रह्मदेव अब किया क्या जाए, तो पूरा ब्रह्मांड ही चला गया, तो कैसे बचाएंगे। ऐसे अगर हुआ तो मानवता ही समाप्त हो जाएगी पूरा। तो मानव कल्याण के लिए क्या किया जाए, कोई उपाय बताओ, ये तो इतना शक्तिशाली असुर हो गया है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा उपाय है, एक उपाय है, आप महर्षि दधीची के पास जाओ, उनकी अस्थियों से जो वज्र बनेगा, केवल वही वज्र उस असुर का वध कर सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी वो लोग गए, ऋषि दधीची के पास पहुंचे, सभी देवता ऋषि मुनि साथ थे, बैठे थे। तो एक असंभव सी चीज है, जो जीवित व्यक्ति है उससे उसके हार्ड मास लेने तो पॉसिबल नहीं है सर। वहां बैठे तो कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, कैसे बोलेगी सर, प्रभु ये उपाय है, तो आप ही की अस्थियों से ऐसा अस्त्र बनेगा जो उसको मार पाएगा। तो चिंता में से दधीची ऋषि ने पूछा, महर्षि दधीची ने, कि भैया क्या बताओ क्या हो गया। तो उन्होंने कहा महर्षि उपाय तो मिला है राक्षस के वध का, लेकिन असंभव है। बोला कैसे असंभव है, तो कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि उसका केवल आपकी अस्थियों से ही वैसा वज्र बन सकता है जिससे उसका वध होगा। तो हंसते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अगर मुझे अपनी आहुति देनी भी पड़ती तो कोई बड़ी बात नहीं है। महर्षि दधीची ने अपना शरीर उसी समय त्यागा, उनकी अस्थियों से एक वज्र बना, जो हम इंद्र जी का वज्र देखते हैं, इंद्र देवता का, उस वज्र से उस असुर का वध हुआ, दोबारा से धर्म की स्थापना हुई, यज्ञ अनुष्ठान शुरू हुए, मानवता ब्रह्मांड बच गया, ऋषि मुनि बच गए। तो हमारे ऋषि मुनियों को भी उस समय में बलिदान देना पड़ा हमारे समाज के लिए। जी। तो आप समझ सकते हैं, वो तो देवी काल थे, अगर उनमें हमारे ऋषि मुनियों को बलिदान देना पड़ा तो आज हमें समाज में कितना कुछ देना पड़ेगा। जी। तो निस्वार्थ होके पूरे हिंदू समाज को मिलके ऐसे छोटे मोटे बलिदान लेवल पे देने पड़ेंगे। माताओं बहनों को जीजा माता बनके एक शिवाजी का निर्माण करना पड़ेगा, बहनों को पद्मावती बनके खुद को बचाना पड़ेगा, और हार्डी रानी की तरह समय समय पे अपने भाइयों को, अपने पतियों को, या अपने जो भी एसोसिएशन में उनके हैं, उनकी आंखें खोलनी पड़ेंगी। जब समाज इस लेवल से जागृत होगा पूरे ब्रह्मांड में सर, मतलब मैं छोटी मोटी बात नहीं करता कि पूरे ब्रह्मांड को भगवा पताका के नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता। जी। तो ऐसे समाज का निर्माण होगा सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने हमसे बात की और बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ऐसी जानकारियां आपने आज हमारे व्यूवर्स को दी हैं कि जो शायद ही उन लोगों को पता होगा। इसमें से बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे आपके द्वारा वो पता लगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ आते रहिए हमारे पास, और जितनी भी आपके पास जानकारी है वो साझा करें हमारे व्यूवर्स के साथ, हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। ऐसे शूरवीर हमारे समाज में बहुत सारे हैं, और बहुत जल्द और भी ऐसी बातें हम करेंगे, ऐसे लोगों को जरूर यहाँ पे लाएंगे, और आशीष जी को भी हम निवेदन करेंगे कि वो आए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राइट न्यूज। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।